સંભળાય છે અવાજ? હા બરાબર, એકદમ બરાબર. इतनी शक्ति हमें देना था, मन का विश्वास कमजोर हो। इतनी शक्ति हमें देना था, मन का विश्वास कमजोर हो। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। इतनी शक्ति हमें देना था, मन का विश्वास कमजोर हो। एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। इतनी शक्ति हमें देना था, मन का विश्वास कमजोर हो। और अज्ञान के वो अंधेरे, तुम हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, कितनी भी दे भली जिंदगी है। खैर बोला किसी का किसी से, भावना मन तकलीफ हो। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। इतनी शक्ति हमें देना था, मन का विश्वास कमजोर हो। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों की बातें सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। इतनी शक्ति हमें देना था, मन का विश्वास कमजोर हो। हर तरफ जुल्म है, रार बसी है। सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। ओ बोली कविता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना। हम चले एक
कोई भूल आया, इतनी शक्ति हमें दीन दाता, मन का विश्वास कमजोर है। आजकल के हालात को ये शब्दों में बहुत बखूबी से कवि ने बयां किया है। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। ओ कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला कल ऐसा होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल आया, इतनी शक्ति हमें दीन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सभी को मेरा प्रणाम और वंदन। બહુ સરસ ફાલ્ગુની બેન, બહુ સરસ ગાયું, એકદમ ભાવથી ને સુંદર અવાજ છે તમારો. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. હવે આપણે બીજું કંઈક સાંભળવું જ છે કે કંઈક જાણવું છે માહિતી, જે તમારી ઈચ્છા હશે આપણે એ પ્રમાણે કરશું. કેવો તો એકાદ ગણપતિ વંદના કરવી હોય તો એ પણ આપણે કરીએ. એક મિનિટ હું જરા પૂછી લઉં, એમને કદાચ કંઈક કોઈકને બીજું કોવિડ કે એના વિશે કીધેલું છે ને, એનાઉન્સ કર્યું છે, કદાચ એના વિશે જાણવું હોય. હા મારા હા હા આપણે જે અનાઉન્સ કરાવ્યું છે ને, આપણે એના માટે પૂછી લઈએ. હા મોદી સાહેબ, આગળ શું કઈ તમારા પ્લાન પ્રમાણે બોલો. ओके, एक्चुअली तो आयुर्वेदिक है, तो आयुर्वेदिक से कितना बेनिफिट होता है कोविड, उसके बारे में ये लिंक कंप्लीट होने तक उसके बारे में बताओ तो ज्यादा अच्छा है। बाद में फिर दूसरे टाइम लिंक पे ज्वाइंट होने के टाइम एंटरटेनमेंट का आपका शेर व शायरी का रखेंगे। अच्छा ओके। कुछ सवाल है कि मैं अपने हिसाब से ही बताना है मुझे? आप थोड़ा अपने हिसाब से बताइए, फिर किसी को सवाल होगा वो हैंड रेज करेगा। प्लीज अच्छा। जिसको जो सवाल होगा वो हैंड रेज कीजिएगा, नहीं तो चैट में लिख देना, तो साथ में फाल्गुनी जी उसका जवाब देती जाएगी। आप अपने हिसाब से शुरू करो फाल्गुनी। अच्छा अच्छा ओके। आजकल का माहौल ऐसा है कि किसी का हाथ छूना नहीं है, लेकिन किसी का साथ छोड़ना भी तो नहीं है। इसीलिए आज कोरोना के बारे में हम कुछ जानेंगे। हिंदी या गुजराती में चाहिए? सबको हिंदी में सुनना है या गुजराती में चाहिए सुनने को? सबको आप हिंदी में ही बोलो। ऐसा है? अच्छा हाँ जी, आप हिंदी में ही बोलो। अच्छा अच्छा। बात कुछ ऐसी हो गई है कि ये कोविड-19 एक बहुत छोटा सा जीव है जो हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीने का पूरा तरीका और नजरिया दोनों बदल दिया है। और ऐसे हालात हो गए हैं कि हम एक दूसरे से आमने सामने मिल भी नहीं सकते हैं। और एक फायदा ये भी है कि उसी की वजह से आज मैं आप लोगों के सामने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ पाई हूँ। तो इसके लिए आप सबका मैं पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू भरत भाई, थैंक यू बिंदु बहन, थैंक यू मोदी साहब। लेकिन ये भी जो है ये जो भी माहौल चल रहा है वो 2, 4 या 5 साल तक ही रहने वाला है, कुछ लंबा नहीं रहने वाला है। ये खामोशी कुछ देर की है, फिर अच्छा वक्त भी आएगा। कोरोना, अब मैं क्या बताऊं, सब जन सब कुछ तो जानते हैं कोरोना के बारे में।
अच्छा, पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा इंट्रो मैंने मोदी सर को भेजा है, पता नहीं कोई बोलने वाला है तो मैं नहीं बताती हूँ। मोदी साहब, आप बताओ, सबने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, आप अपने हिसाब से जाओ, आपने क्या आयुर्वेद में क्या किया है और ये कोरोना के टाइम में वो कहाँ तक हेल्पफुल है, वो सब आप बताओ। अच्छा, अ, मैंने 1994 में बीएमएस कंप्लीट किया है। मैं पिछले 27 सालों से आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के हिसाब से सूरत में अडाजन रामदेव रोड पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा माधव क्लिनिक करके एक क्लिनिक है। और कोरोना का एलोपैथी में एक तरह से देखा जाए तो वो लोग भी कन्विंस करते ही है, आधुनिक साइंस वाले, कि हमारे पास इसके लिए कोई सचोट ट्रीटमेंट नहीं है कि जो पक्के तौर से हम बोल सके कि ये इसकी दवाई है। कोविड-19 वायरस के ऊपर असर करने वाली ये एक दवाई है, वैसा अभी तक कोई भी दवाई खोजा नहीं गया है। लेकिन चरक संहिता में चरक ऋषि ने इस बीमारी का उल्लेख किया है, जिसको वात श्लेष्मज ज्वर के अंतर्गत माना गया है, गिना गया है। तो ये सब जो भी लक्षण दिखते हैं, वो सब लक्षण उन्होंने हजारों साल पहले बताए हैं। उसकी चिकित्सा भी जो वो टाइम पे कारगर थी, वही चिकित्सा आज भी हम लोग यहाँ पेशेंट को दे रहे हैं और काफी अच्छा रिजल्ट भी ले रहे हैं और काफी सारे पेशेंट खुश होते हैं और एकदम तंदुरुस्त हो जाते हैं। ट्रीटमेंट में ऐसा रहता है कि कौन से स्टेज पे कोरोना हम डिटेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट का भी प्रिस्क्रिप्शन बनता है। शुरुआत के दौर पे रहता है तो संशनमी वटी, लक्ष्मी विलास रस, सूत शेखर रस। अगर कुछ ज्यादा कंजेशन है और फाइब्रोसिस डेवलप हो गया है और खांसी वगैरह ज्यादा है तो श्वास कास चिंतामणि रस। इन शॉर्ट इतना है कि ऐसी एक्यूट परिस्थिति में, माने के जब कोविड इन्फेक्शन हमारा ताजा है और जब फैलने को डेवलपिंग है, तो वो टाइम पे आयुर्वेद में जो दो तरह की औषधियां रहती है कि एक काष्ठ औषधि का एक कॉलम बनता है, दूसरा बनता है रस औषधि का। रस औषधि माने मेटल बेस्ड औषधि रहती है। काष्ठ औषधि माने ऐसी औषधियां की जो पेड़ के पंचांग से बनती है। तो ऐसी स्टेज पे, कोरोना के ऐसे स्टेज पे रस औषधियां ही इस्तेमाल करनी पड़ती है और उससे ही रिजल्ट भी मिलता है। और ये सब थोड़े टाइम के लिए ही ट्रीटमेंट में रहता है, फिर उसको धीरे धीरे डोज करके खत्म करना होता है। जैसे एलोपैथी वाले स्टीरॉइड देते हैं, वैसे ही ये रस औषधि करती है काम। लेकिन स्टीरॉइड जैसा नुकसान ये रस औषधियां नहीं करती है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट। और खान पान में देखा जाए, हाँ, एक बात ये भी है कि जो लोग, जिस लोगों को SpO2 माने ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन हो जाता है और ये प्रॉब्लम रहता है, तो इसमें सूरत में हम आइसोलेशन सेंटर में बहुत सारे पेशेंट को, करीबन 70 to 80% जितने पेशेंट्स को वहीं पे आइसोलेशन सेंटर पे, माने हॉस्पिटल पे नहीं, जहाँ सिर्फ ऑक्सीजन की देने की सुविधा है, वैसे सेंटर में ही जनरल फिजिशियन द्वारा ही, हम लोगों द्वारा ही ट्रीटमेंट देते हैं और 80% पेशेंट वहीं से ही ट्रीटमेंट लेके सही होके अपने घर वापस जाते हैं। 20% ऐसे होते हैं कि जिनको आगे भेजने की जरूरत होती है और वहां आगे भी इसीलिए भेजना पड़ता है क्योंकि ये सेंटर्स पे बाईपेप या और कोई जो NIV या वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं नहीं होती है। लेकिन वेंटिलेटर पे जाने के बाद भी जब एलोपैथी वाले डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि हमसे अब कुछ नहीं होने वाला है, आप वेंटिवीन करो या ऐसे ही चलते रहो, जितने दिन खींचता है पेशेंट उतने दिन आप राह देखो, वैसे टाइम पे हम आयुर्वेदिक डॉक्टर का रोल शुरू होता है। जहां वो लोग की लिमिट आती है, वही हमारी लिमिट शुरू होती है। और वही जब ये रेमडेसिविर और टोसिलिजुमेब ये सब खत्म हो जाता है, उनके पास कुछ नहीं बचता है, फिर जब हम काम करते हैं तो वैसे पेशेंट में भी रिजल्ट लेते हैं। और पेशेंट थोड़े टाइम लगता है क्योंकि डैमेज काफी ज्यादा हो गया होता है फेफड़ों में,
लेकिन रिजल्ट वहां भी मिलता है। अ, कुछ पेशेंट्स एक्सपायर्ड होते हैं, वो रेशियो रहता है 5% का। वो इसीलिए रहता है क्योंकि उसमें एज ज्यादा रहती है वो पेशेंट की, या उसमें कोमोर्बिड कंडीशन होती है, माने के उन लोगों को डायबिटीज रहता है साथ में, कोरोना के साथ में जो पहले से चला आता है, या फिर प्रेशर रहता है, लिपिड प्रोफाइल उनकी है वो इम्बैलेंस होती है। तो ये सब चीजें होती है, थायराइड वगैरह रहता है, माने सिर्फ कोविड रहता है तो फुल्ली रिकवर्ड होने के चांसेस वेंटिलेटर पर से भी करीबन 95% है। लेकिन जब तकलीफें होती है और सब फैक्टर्स काम करते हैं, तो वो टाइम पे कभी ऐसा होता है कि पेशेंट अपने हाथ में नहीं रहता है, और उनको हमें फिर ओम शांति ही कहना पड़ता है। लेकिन हमें एक संतोष मिलता है कि हमसे जो बन पड़ता है वो हम करते हैं, और जहाँ रिजल्ट लेते हैं और उनको जब उन लोगों को जब अच्छा हो जाता है और वो जो खुश होके जाते हैं, तो उन लोगों के चेहरे पे जो संतोष और जो हमारे सर पे आशीर्वाद का उनका हाथ रहता है ना, वही हमारी कमाई होती है। अ, अच्छा, अभी हम बात करेंगे कि कोविड जब है तब, घर पे जब हम रहते हैं वो टाइम पे, या हॉस्पिटल में रहते हैं वो टाइम पे। अगर घर से हम टिफिन दे सकते हैं तो हम उसमें क्या क्या दे सकते हैं, यही चीजें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने के बाद घर पे आने के बाद में भी काम करेगी। माने ये कोविड डाइट ऐसा हम बोल सकते हैं, या पोस्ट कोविड डाइट, बोथ आर सेम। क्यों? क्योंकि दोनों में हमें हाई प्रोटीन डाइट देना पड़ता है। हाई प्रोटीन डाइट इसीलिए देना पड़ता है क्योंकि कोई भी जो इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया या वायरस, तो उन लोगों का जो बंधारण रहता है, उसके मोलेक्यूल में प्रोटीन रहता है, और वो प्रोटीन को मारने के लिए हमें नया प्रोटीन बनाना जो रहता है, वो एंटीबॉडीज भी अपने शरीर में प्रोटीन से बनती है। तो अगर प्रोटीन ज्यादा जाता है तो एंटीबॉडी फटाफट बनेगी और अच्छी क्वालिटी की भी बनेगी। दूसरी बात ये भी है कि हमारे शरीर को जो भी डैमेज होता है, वो डैमेज को रिकवरी करने का काम और डैमेज को कंट्रोल करने का काम भी ये प्रोटीन ही करता है। इसीलिए हाई प्रोटीन डाइट हमें लेना चाहिए। उसमें हम क्या क्या लेंगे? हम वेजिटेरियन है तो उसमें दूध, दही, छाछ, पनीर, ये सब आएगा। सोया खाते हैं तो सोए की सब्जी या सोए का मिल्क या सोए का पनीर, ये सब भी खा सकते हैं। स्पिरुलिना करके एक लील आती है, उसकी जो रहती है वो भी उसकी जो मार्केट में अवेलेबल रहती है प्रोडक्ट, वो भी ले सकते हैं। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो चिकन वगैरह भी ले सकता है, लेकिन हम वेजिटेरियन है तो हम इतने से ही काम चला सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रोटीन ये सब अगर नहीं पचता या रुचि नहीं है, तो जैसे हमारे जैन धर्म में कहा गया है, उस हिसाब से मूंग का पानी दी बेस्ट है। क्योंकि गुजराती में तो कहावत भी है कि मग चलावे पग, माने जो बंदा बिल्कुल बेड रिडन कंडीशन में है, जो हिल डुल भी नहीं सकता है, उसके भी पांव दौड़ने लगते हैं अगर मूंग का सही तरीके से उसके खाने में हम प्रयोग करें। तो मूंग को कैसे इस्तेमाल करेंगे? 2-3 घंटे पहले भिगो के रख देंगे साफ पानी में, फिर उसको बॉईल करने से पहले जो भिगाया हुआ पानी है उसको निकाल देंगे। हर एक प्रोटीन का ये सेम मेथड रहेगा, चाहे वो चना है, चाहे वो मठ है, चाहे चौली है, चाहे तुवर है, चाहे वाल बटाना, कुछ भी है। जो भिगोया हुआ पानी है उसको हमको निकाल देना है। फिर जो बचता है भिगोया हुआ हमारा अनाज, जो कठोर, उसमें नया पानी डालेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसको हम बॉईल करेंगे। अगर कुकर में बॉईल नहीं करते हैं और सीधा ही बॉईल करते हैं तो वो बेस्ट वे है, लेकिन अगर जल्दी है तो कुकर में भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन पानी कितना डालेंगे? तो उतना ही डालेंगे कि जितना हमें मूंग के साथ मैश करके चाहिए कंज्यूम करने के लिए। ज्यादा पानी डालेंगे तो वो जो पानी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसमें सब विटामिन चले जाएंगे। बराबर? अच्छा, फिर ये बॉईल हो गया, सिर्फ पानी देना है तो ऊपर से हम थोड़ा सा उसको रिंस करके पानी निकाल देंगे। शुरुआत में पानी देंगे, पानी में क्या क्या डालेंगे? नमक हमने डाल दिया है और नमक कम ही डालना है, तो ज्यादा ऊपर से नमक नहीं डालना है, टेबल सॉल्ट नहीं चाहिए हमें। हाँ, विटामिन सी चाहिए,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नींबू के रस डाल देंगे उसके ऊपर और जीरा पाउडर डालेंगे। अगर रुचि बहुत कम है या कुछ तकलीफ पचने में भी है तो काली मिर्च का पाउडर भी चिप इतना सा ही चुटकी भर डालेंगे। ये जो पानी तैयार हुआ उसको हम मुंह में, पेशेंट को बोलेंगे कि मुंह में आप भर के रखेंगे 5 मिनट के लिए, दो जितना मुंह में भर सकते हो उतना, फिर वहां घुमाने के बाद में पेट में उतारना है। ये क्यों करना है? क्योंकि हमारे मुंह में भी पाचन का काम होता है। हमारे मुंह में लाड़ रस, ऐसे गुजराती में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको सेलाइवा अथवा सेलिवा। तो ये भी पाचन का काम करती है और प्रोटीन का शुरुआत का 10% का, करीब 10% जितना डाइजेशन अपने मुंह में भी होता है। और जब पेट की हमारी सिस्टम वीक है तो मुंह के पास से पचाने का काम हम थोड़ा ले सकते हैं, जिससे अंदर जाने के बाद वो पचने में इजी हो जाए और अपनी आंतों और जठर का काम कम हो जाए। ये मूंग का पानी हुआ। फिर थोड़े दिनों बाद अगर अच्छा लगता है तो हम मूंग का जो नीचे का पल्प रहता है वो दे सकते हैं, सेम वे उतना ही चीज डाल के, नमक, नींबू, काली मिर्च और जीरा पाउडर। ये हुआ। फिर आगे क्या करेंगे, रात को आखा जीरा, धनिया, थोड़ी सी सूंठ, क्योंकि अभी गर्मी है तो ज्यादा नहीं लेंगे, अजवाइन थोड़ा सा और मेथी के 4-5 दाने, इतना सब साथ में ही भिगो के छोड़ देंगे 1 कप पानी में। फिर उसको सुबह में हम उसको मसल देंगे और जो पानी निकलता है वो भूखा पेट लेंगे, उसमें कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ इतना ही पिएंगे। और जो बचा हुआ है अगर वो खा सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो उसको हम जो हमारा सब्जी का सूप बनाएंगे उसमें डाल सकते हैं। इसको हम यूज कर लेंगे, फेंकेंगे नहीं क्योंकि वो भी जरूरी है, बहुत वो भी न्यूट्रिएंट वैल्यू वाला रहता है इसीलिए। अभी ये बात है कि कोरोना में हमारे 3 सिस्टम में असर होता है। एक हमारा प्रतिरक्षा तंत्र माने कि इम्यूनिटी सिस्टम, और दूसरा है श्वसन तंत्र, और तीसरा है पाचन तंत्र माने के रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनके लिए हम ये जो रात को भिगो के पानी बनाने का कहा ना, उसमें ये तीनों सिस्टम अपने रेगुलेट करने लगेंगे। इसके लिए एक घरेलू नुस्खा होगा। इंग्रेडिएंट मैं फिर से बोलती हूँ, जीरा, धनिया, सूंठ थोड़ा सा, अजवाइन के दाने थोड़े और 4-5 मेथी के दाने। एक बार फिर से बोल लूं, जीरा 1, धनिया थोड़ा, सूंठ बिल्कुल थोड़ा, फिर हुआ अजवाइन के थोड़े दाने, छोटी चम्मच, फिर मेथी के 4-5 दाने, ज्यादा नहीं, बराबर। ये 5 चीजें रात को भिगो के 1 कप पानी में छोड़ देनी है। सुबह में उसको मसल के ऊपर का पानी भूखा पेट पी लेना है। कुछ नहीं हुआ है तो भी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बरकरार रखने के लिए भी ये जो हम पानी पिएंगे वो उतना ही लाभदायक रहता है। फिर हम क्या करेंगे सुबह में, आप लोग तो लाफिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करते हो सुबह में, करीब 15-20 मिनट, आधा घंटा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा भी हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। एज के हिसाब से ये होता है कि हमारा शरीर, क्योंकि आप लोग तो हमारे से काफी बड़े हो लेकिन गुणीजन हो तो उतनी बात तो समझोगे कि सूर्य नमस्कार जो है वो वेदोक्त एक प्रक्रिया है जो श्लोक के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, पूरी स्वच्छता के साथ करने की एक क्रिया है और वो चीज हमें सीधा ब्रह्मांड से कनेक्ट करती है। हम यूनिवर्स से जुड़ते हैं। अगर एक बार का रिपीटेशन भी सूर्य नमस्कार का हम करते हैं तो उसमें से हमको एनर्जी मिलती है यूनिवर्स से। तो अगर आपके एज के हिसाब से आप जैसे बताए हो क्लासिकली शास्त्रों में उस तरह से नहीं कर सकते हैं तो चेयर पे बैठे बैठे भी चेयर सूर्य नमस्कार का वीडियो यूट्यूब पे मिलता है, आप उसको भी फॉलो करके कर सकते हो। क्योंकि हमारे घुटने काम कर नहीं सकते हैं उम्र के, जैसे बढ़ती उम्र के साथ कभी कमर में भी दर्द रहता है, कभी किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस रहता है तो उष्ट्रासन जो उसमें आता है वो नहीं हो पाता है, किसी को फ्रोजन शोल्डर है, तो सब आसन में तकलीफ होती है। लेकिन चेयर सूर्य नमस्कार बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया है। ऐसा है तो मैं उसका है ना लिंक शेयर करूंगी जो ऑथेंटिक और अच्छा वाला रहेगा, तो वो आप घर पे कर सकते हो, टीवी देखते देखते भी कर सकते हो।
तो आनंद का आनंद और अपने स्वास्थ्य की फायदा और दोनों चीज हो जाती है। और तीसरी बात आती है प्राणायाम। अभी ये चीज इतनी बढ़ चढ़ के व्हाट्सएप पे भी घूम रही है कि सबको पता है। कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा वीकनेस है तो आप लेटे लेटे भी, अपने बेड पर लेटे लेटे भी सिर्फ गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। लेते टाइम क्या करना है, ये जो अपनी हथेली रहती है अंदर का भाग, वो अपने पेट पे रखना है और गहरी सांस लेनी है। फील करना है कि भाई हाँ, ये सांस अंदर आई और मेरा पेट ऊंचा हुआ, बढ़ा। इससे क्या होगा कि अपने जो फेफड़े की क्षमता है, वो फेफड़ा चौड़ा होगा और उसमें ऑक्सीजन ज्यादा भरेगा। ये इसीलिए होता है क्योंकि फेफड़े और पेट के बीच में एक पर्दा है, उसको बोलते हैं डायाफ्राम या उदर पटल। तो ये जो है उदर पटल नीचे जाता है क्योंकि हम बहुत बड़ी सांस लेते हैं और पेट को फुलाते हैं, तो वो धक्के से, हवा के धक्के से नीचे जाता है और फेफड़ा फूलता है और उसमें बहुत सारी हम हवा डालते हैं। अगर हम हवा नहीं रोक सकते हैं अंदर तो कोई बात नहीं, क्योंकि वीकनेस की वजह से ये हम नहीं भी कर पाते शुरुआती दौर में, तो कोई बात नहीं। लेकिन जितना भी डाल सकते हैं हवा अंदर डालनी है और धीरे धीरे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता निकालनी है। तो ये हाथ हमको पता चलेगा कि पेट अंदर जा रहा है। ऐसा सिर्फ 3-3 रिपीटेशन में ही करना है, क्योंकि वीकनेस है तो आप 5 भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सुकून से करना है। गिनती बढ़ाने के लिए नहीं करना है, हमको स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए ये चीज करनी है। बराबर। बहुत कमजोरी हो गई, अभी थोड़ा अच्छा है, तो हम क्या करेंगे आगे, बैठ के करेंगे यही चीज। बराबर। पेट पे हाथ रख के 90 डिग्री पे बैठ के, अगर सीधा नहीं बैठ सकते हैं तो तकिए का सहारा लेके दीवार के उस पे तकिया वगैरह लगा के कंफर्टेबल होके ये काम करेंगे। ये भी 3 बार ही रखना है, लेकिन 3 रिपीटेशन दिन में आप चाहे कितनी बार कर सकते हो, चाहे 10 बार चाहे 15 बार, लेकिन एट अ टाइम 3 बार आपके लिए सही रहता है। अगर इससे भी आपकी अच्छी हो रही सेहत, तो आप हफ्ता दिन बाद ऐसा भी कर सकते हो जैसे क्लासिकल बताए हैं। तो क्या करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ऐसे रखना है, ये मुद्रा प्राण मुद्रा। इसको करेंगे, अंगूठा जो रहता है उसको हम, हमारा लेफ्ट राइट नोस्ट्रिल है वो उसको बंद करेंगे, अपने राइट हाथ के थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है। बराबर। और ये जो रहता है उसको हम बंद करेंगे, यहाँ से सांस लेंगे, लेफ्ट से सांस लेना है, फिर अंदर रुकना है। रुकते टाइम आप कुछ नहीं समझ में आता है तो 1 2 3 4 5 गिनती कर सकते हो, या फिर अपने जो ईश्वर रहते हैं, अपने इष्ट देव, उनका कोई भी छोटा एक श्लोक रहता है। बराबर। जैसे ओम हरियंताय नमः या श्री कृष्ण शरणम मम, ओम साईनाथाय, कुछ भी जिसको आप फॉलो करते हो, अपने सुप्रीम पावर को, वो नाम लेना है। आप अगर 3 बार भी बोले रुक गए कोई बात नहीं, फिर निकालना है। निकालते के टाइम जहां से लिया है वो नोस्ट्रिल बंद करना है, माने लेफ्ट को बंद करना है और राइट को खोल देना है, अंगूठा वहां से छोड़ देना है और राइट से बाहर निकालना है। ये हुआ आधा। अभी पूरा कब होगा, जब हम ये जो है जहां से निकाला राइट में से, वहां से फिर से लेना है, फिर से अंदर रोकना है और जहां से पहली बार लिया था लेफ्ट में, वहां से निकालना है। इतना करते हैं तब ये एक आवर्तन हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम का। जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी तो ये एक आवर्तन माने कि एक रिपीटेशन करने में 3 से 5 मिनट लगेंगे। आप अगर एक बार भी शिद्दत से करेंगे तो भी काफी है ये वाली चीज। फिर आगे जाके आप 10-15 बार तक भी कर सकते हो, आधे घंटे पौना घंटे भी बैठ के कर सकते हो, जब जी चाहे कर सकते हो। कुछ और काम करते टाइम भी कर सकते हो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो गई है, तो आपको ये ध्यान रख के करना नहीं पड़ेगा, ये आपकी हैबिट में आ जाएगा और वो जब तक जीते हो तब तक आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। आपकी स्किन, आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी जो प्राण शक्ति है वो बढ़ेगी और इसकी वजह से आपकी जो इम्यूनिटी है, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम पूरी प्राण शक्ति के ऊपर डिपेंड है। प्राण शक्ति माने चिति शक्ति, जो योग में आती है, सीधा उसका अपने अहम में उसका पात होता है वो शक्ति का यूनिवर्स से। बिंदु बहन ये सब बहुत अच्छे से समझा सकेगी, मैं अपनी तरह से प्रयत्न करती हूँ। लेकिन ये बहुत फायदेमंद चीज है और सबके सब रोगों में ये कारगर होती है।
सबसे बड़ी चीज जो कारगर ये जो उपयोगी है वो है स्ट्रेस। क्योंकि आजकल क्या है, किसी को कोरोना हुआ या नहीं हुआ, जिसको नहीं हुआ उसको ये डर रहता है अगर मुझे हो गया तो, जिसको हुआ है उसको ये डर रहता है कि अगर मैं इसमें से बाहर नहीं निकला या निकली तो, अगर मैं मर गया या मर गई तो ये जो स्ट्रेस, ये जो डर है, उसको कम करने में, उसको कंट्रोल करने में और उसको भगाने में भी ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है। इससे क्या होता है कि जब आप अंदर लेते हो तो आप अपने खुद से बात करते हो, आप खुद से कनेक्ट होते हो। जो सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, तो स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर से मिलन होता है और ये मिलन जो है वो आत्मा से परमात्मा का जुड़ान बोलते हैं। तो ये सब चीजें बहुत ही जरूरी है। दवा तो दवाई का काम करेगी ही करेगी, लेकिन दवाई, थोड़ी दवाई से भी ज्यादा फायदा ये सब चीजें करने से मिलेगा। अच्छा, अभी हम आगे जाएंगे कि जैसे कुछ सादी सीधी बातें रहती है जो आयुर्वेद में पूरे के पूरे चैप्टर भरे पड़े हैं, उसमें से कुछ उपयोगी चीजें जो आप जानते भी होंगे तो आप रिवीजन कर लीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जैसे कि खाने से पहले हमको सलाद खाना चाहिए, उसके बाद ही खाना खाना चाहिए। हाँ, कोरोना के पेशेंट को कैसे मैनेज करेंगे उनकी थाली को, तो जो एक थाली हमारा एक मील है उसमें से बराबर 50% रहेगा प्रोटीन का। जैसे मैंने आगे बताया कि प्रोटीन हमें चाहिए, आप भीगे हुए चने दे दो या स्प्राउट दे दो या सोया की बड़ी आप उसको बॉईल करके या कैसे भी फ्राई करके, हाफ फ्राई कैसे भी दे दो, जो मन में आता है, टेस्ट आता है उसके हिसाब से आप प्रोटीन और ग्रीन सब्जी और फ्रूट का सलाद भी सर्व कर सकते हो। स्प्राउट बना सकते हैं, जैसे मग, मठ, चना, वाल, जो पसंद है, लेकिन उसमें सब में वैरायटी चाहिए, एक का एक नहीं है तो अच्छा है। उसके पीछे भी साइंस ये है कि सब कठोर में एक ही तरह का एमिनो एसिड ये चीज है जो प्रोटीन का यूनिट है, एकम है, कि एमिनो एसिड मिलके प्रोटीन बनता है। तो सबके सब कठोर में एक ही तरह के एमिनो एसिड्स नहीं है, इसीलिए जो अलग अलग प्रकार के आप कठोर लेंगे हर एक दिन, तो सब तरह का आपको न्यूट्रिशन मिल जाएगा, पोषण हर तरह के एमिनो एसिड का मिल जाएगा और उससे हमारी एंटीबॉडीज जो बनेगी उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत बढ़िया रहेगी। तो ये बात हुई। फिर है खाने के तुरंत बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है। अगर दवाई लेनी है तो 1 घूंट पानी से आप लेके खत्म कर सकते हो, लेकिन 1 घंटे के बाद या 45 मिनट के बाद ही पानी पिएंगे। फिर है कि रात को खाने में या फिर 6 बजे के बाद, आप लोग तो 24 कर लेते हो तो 6 बजे बाद वैसे भी खाना नहीं खाते होंगे, लेकिन अगर जो लोग खाते हैं तो वो लोग दही और छाछ का उपयोग डिनर में नहीं करेंगे। दही आयुर्वेद में अभिसंधि बताया गया है, माने कि वो पचने में भारी हो जाता है और कफ कर बन जाता है। तो कोरोना में वैसे भी कफ का प्रकोप रहता है और उसी की वजह से खांसी और फेफड़े में खराबी होती है, तो दही हम शाम को नहीं खाएंगे। खाना है, उसको ऐसा नहीं कि खाना नहीं है, लेकिन सुबह में हम उसको तैयार जमा देते हैं और लंच में ले लेते हैं, बस ये सही तरीका रहेगा दही खाने का। और छाछ भी हम पीते हैं तो उसमें भी जीरा पाउडर और नमक, और वो भी सेंधा नमक रहेगा, तो वो बहुत ही अच्छी रहती है। उसमें पुदीना और धनिया पत्ती डाल के पी सकते हैं। जिसको डायबिटीज है, बहुत सारे होंगे डायबिटीज के इसमें मेंबर, तो वो लोग ले सकते हैं दूधी दूधी को किसी भी फॉर्म में हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको डायबिटीज है, जैसे चाहे ही जैसे ही जैसे ही 1-2 मिनट में लिंक बंद हो जाए सब लोग वापस आ जाइएगा मैम, आप भी आ जाइएगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, अच्छा अभी चालू रखती हूँ। हाँ जी। अच्छा, जैसे डायबिटीज का किसी को है तो दूधी का, लौकी का उपयोग कोई भी तरीके से करना है, चाहे उसका सूप बना के पिए, चाहे उसका रस बना के, चाहे उसको ग्रेट करके किसी चीज में थेपले में या मुट्ठी में डाल के ले, कैसे भी ले सकते हैं, बराबर। फिर जिसको हाइपरटेंशन है उसको हम देंगे साथ में ककड़ी और टमाटर। टमाटर का भी रोल अच्छा रहता है, ककड़ी का भी रोल अच्छा रहता है, डायबिटीज वाले भी ये चीज ले सकते हैं। और इन सब के साथ अभी आप क्या बोलते हो हिंदी में,
सही जन का पेड़ रहता है, उसमें जो लंबी लंबी स्टिक बनती है, हम बोलते हैं सरगवा की शिंग, सरग वो